कि अगर हम आज एलओसी को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान पर हमला करना चाह रहे हैं, तो हमारे को ये स्ट्रैटेजिक लेवल पर खतरा है कि चाइना हमारे को अब एलएसी पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री प्रेशर इंक्रीज कर देगा और हमारे से दो फ्रंट संभाले नहीं जाएंगे। ये जड़ है आज की सिचुएशन का। तो आ रहे हैं क्योंकि उनका नेटवर्क डीपर है, उन्होंने अपनी खर्चा किया उस पर। आप कह रहे हैं कि खर्चा कर रहे हैं। जम्मू डिवीजन में भी उनका नेटवर्क ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। दैट इज वाई वो एम्बुश कर रहे हैं, वो हमें मार रहे हैं और वो हर टाइम एस्केप कर रहे हैं। ये कैसे हुआ? हम इतने वीक कैसे हुए इसमें? वीक कैसे हुए, इसका बड़े कॉम्प्लेक्स रीजन है। काफी देर से जम्मू में शांत पड़े हुए थे, तो वो कहते हैं ना, यू टेक द आई ऑफ द बॉल। डिप्लॉयमेंट्स भी हमने घट कर दी कि अब तो शांति आ गई है, पीस हैज रिटर्न। तो जब आप सोचते हो पीस रिटर्न, तो आप लोगों से संपर्क करना घट कर देते हो। आपको जरूरत क्या लोगों की? फिर आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई। हमारे पास तो जी आज लेटेस्ट इजरायली इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हम इंटरसेप्ट कर लेंगे, कॉन्फिडेंट हम बड़े हो गए। फिर हमारे पास ड्रोन्स आ गए। फिर हमने कहा जी एलओसी पर हमारे बहुत बटालियन लगा दी हैं, वहाँ से तो घुस ही नहीं सकता, घुसपैठी आ ही नहीं सकता। हम तो हो गए ठंडे, कंप्लेसेंट जिसे कहते हैं, सो गए। वो पेनिट्रेशन अपने पुराने नेटवर्क्स को सारों को रिवाइव कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता चुपचाप, क्योंकि हम बहुत से लोग जो हमारी साइड ऑफ कश्मीर, जम्मू कश्मीर गए हैं, वो क्रॉस करके बैठे हुए हैं एलओसी के पीओके में। उनके सारी रिश्तेदारी है, दोस्तें हैं, सब हैं, तो वो सारे इस नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं। और अरिहान, सबसे बड़ी बात जो आज हम बात नहीं कर रहे, और ये बात बड़ी गहरी है क्योंकि इसकी जो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत हुआ इससे, एएसपी ऑफ पुलिस। जो मेरी समझ है कि जो चाइना ने एलएसी पर प्रेशर बिल्डअप किया है, उससे हमारी पूरी जो स्ट्रैटेजिक अटेंशन है वो हो गई है डिवाइड। उसी कारण हमने रियासी उधमपुर की जो यूनिफॉर्म फोर्स राष्ट्रीय राइफल्स की डिवीजन लेवल फॉर्मेशन थी, उसको उठा के हमने गलवान साइड लद्दाख में भेज दिया था जब गलवान क्लैश हुआ था। बिकॉज मिलिट्री प्रेशर एलएसी पर इतना ज़्यादा आ गया है, और ये सिर्फ लद्दाख में नहीं, चाइनीज़ पीएलए का प्रेशर हिमाचल में भी बिल्ड कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी, नेपाल बॉर्डर पर भी, सिक्किम में भी, अरुणाचल में भी, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए भूटान पर, क्योंकि भूटान हमारी एक स्ट्रैटेजिक एलाई है, उनके साथ हमारी ट्रीटी है। तो चाइना ने उन पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री प्रेशर डाला है। अब इस मिलिट्री प्रेशर के कारण, क्योंकि हमारी फोर्सेस चाइना की तरफ चल पड़ी हैं, जैसे जो हमारा स्ट्राइक कोर है मेरठ वाला, हमने उसको रीओरिएंट, पहले पाकिस्तान के टारगेट पर था वो कि पाकिस्तान को हम ठोकेंगे, अब हमने चाइना की तरफ कर दिया। तो इसका ये कारण हुआ, अब ये इसका रिजल्ट हुआ कि अगर हम आज एलओसी को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान पर हमला करना चाह रहे हैं, तो हमारे को ये स्ट्रैटेजिक लेवल पर खतरा है कि चाइना हमारे को अब एलएसी पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री प्रेशर इंक्रीज कर देगा और हमारे से दो फ्रंट संभाले नहीं जाएंगे। ये जड़ है आज की सिचुएशन का। एक्सपर्ट्स इन पाकिस्तान, प्रोफेशनल पीपल, टेररिस्ट, एक तो जो पुरानी कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते थे उनको छोड़ दिया उन्होंने, वो रेडियो सेट्स हमारे वाले यूज़ ही नहीं करते, तो हम उनकी फ्रीक्वेंसी टैप ही नहीं कर सकते। दूसरा, वो दूसरे यूज़ कर रहे हैं रेडियो मैसेंजर फ्रीक्वेंसी, जिसको आप पकड़ ही नहीं सकते। तीसरा, वो चाइनीज़ सेट्स यूज़ कर रहे हैं जो चाइनीज़ ने पाकिस्तानी आर्मी के लिए बनाए और वो रिकवर किए हमने, ये इनके हाथों में। तो ये डायरेक्टली चाइनीज सेट जो है सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करता है, आप इसकी इंटरसेप्शन नहीं कर सकते। फिर ये क्या कर रहे हैं, एक और बड़ी चतुर चीज़ कर रहे हैं, ये जैसे लोकल्स हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, उसका मोबाइल ले लेंगे, उसके मोबाइल से वो अपने दूसरे बंदे से बात करेंगे, वो भी लोकल का मोबाइल है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आर्मी को क्या पता कि टेररिस्ट यूज कर रहा है मेरा मोबाइल। सी हाउ क्लेवर दे आर। सो इन्होंने फिर दे आर यूजिंग अ वेरी सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन डिवाइस। नेविगेशन के साथ उनको ये पता लग जाता है कि पहाड़ों में से, जंगलों में से हमने कैसे भागना है और कैसे आना है, अप्रोच कैसे करना है। उसको कहते हैं एल्पाइन, उसका नाम है एल्पाइन। तो वो ऑफलाइन है, वो इंटरनेट यूज नहीं करती, उसमें सारे रूट्स फीड किए हुए हैं। तो जैसे अब इन्होंने एम्बुश किया, हमारे बंदों को फायर किया, 5 मिनट 7 मिनट फायर, इतने ज़्यादा नहीं करते। अब इनको पता है, उन्होंने देखा कि ये रूट है
इससे हमने एग्जिट करना है, तो ये एग्जैक्ट रूट लेके भागते हैं। तो अब इसमें बात ये आती है कि अगर टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन्स, कम्युनिकेशन, इंटरसेप्शन सिस्टम्स वर्क नहीं कर रहे, तो आप फिर किस चीज पर रिलाई करोगे? आप रिलाई करोगे ह्यूमन बींग्स पर। उसका मतलब कि आपको लोगों के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको लोगों की इज्जत करनी पड़ती है। हमारी बात कोई नहीं सुनता, वो दूसरी बात है, तो अभी वो ठंडे हैं। लेकिन अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री देखो, 1947 से ही ले लो, तो इसमें यह आया है कि इतनी वायलेंस हुई है, 4 तो जंग हुए हैं यहाँ, राइट। ये होता है कश्मीर में कि कुछ साल ठंड पड़ जाती है तो सब कहते हैं देखो जी हमने कश्मीर प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, सब ठंडा पड़ गया, सब ट्रुप्स को इधर उधर करके सो जाते हैं। फिर कश्मीर में जैसे कुंभकर्ण जैसे ही ये नींद से उठता है और फिर बहुत बड़ा धमाका होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसकी जो कश्मीर की हिस्ट्री है, अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री बहुत ट्रबल्ड है कश्मीर की। आर्टिकल 370 तो हमने धारा निकाल दी, ठीक है, वो अच्छी बात करी हमने, लेकिन दूसरे फैक्टर्स जो कश्मीर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जम्मू कश्मीर को, वो तो चेंज नहीं हुए। क्या हमने चाइना को हटा दिया? क्या हमने पाकिस्तान को हटा दिया? क्या हमने जो बॉर्डर है चाइना और पाकिस्तान को, उसको नेगोशिएट करके सेटल करके इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया? क्या हमने टेरेन बदल दिया? जो डिफिकल्ट टेरेन है हमारा, LOC का टेरेन इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाता है, LAC का टेरेन उससे भी ऊंची पहाड़ों पर जाता है, क्या हमने वो टेरेन बदल दिया? वो तो डिफिकल्टी रहेगी, राइट। जो डेमोग्राफी है जम्मू कश्मीर की, क्या हमने उससे बदल दिया? क्या आज मैं इनको पूछना चाहता हूं, आज जो हमारे पंडित हैं जो कश्मीर से निकाले गए, कितने साल हो गए हैं कश्मीर से निकाले गए, क्या आज हम उनको रिहेबिलिटेट कर सकें? सबसे बड़ा सवाल मैं सरकार को यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेट किया है? इनफैक्ट कश्मीरी पंडित तो वहां से भागने को तैयार है ज़्यादा, क्योंकि सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है उनकी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारत जो पाकिस्तान में टेररिस्ट कार्रवाइयां करता है, गुलभूषण जाधव इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। जिन सांपों को आप पालोगे वो आपको भी तो डसेंगे। भारत पर ये मिसाल अच्छी बैठती है। दोस्तों, पाकिस्तान पर अगर कोई कार्रवाई करने का फैसला करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे पास लद्दाख पर या फिर अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और फिर चिकन नेक जो भूटान का एरिया है वहां पर चाइना बहुत बड़ी फौज लेकर आ जाता है हमला करने के लिए, इसलिए पाकिस्तान पर हमला नहीं कर पाते, न ही सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह कर पाते हैं। अगर इसी तरह हम चाइना की तरफ होते हैं तो पाकिस्तान यहाँ पर फौज लाकर बिठा देता है और हम यहाँ पर 2 जगह पर नहीं लड़ सकते। और एक और जगह है दोस्तों, वो है मुल्क के अंदर, कश्मीर हो गया, खालिस्तान हो गया, नागालैंड हो गया। ये वो इलाके हैं जो दोस्तों भारत के लिए बड़ी ही मुसीबत पैदा कर सकते हैं अगर कोई जंग हो जाती है। आप खुद ही सोच लीजिए, पाकिस्तान के साथ जंग होती है तो वहाँ पर खालिस्तान फैक्टर भी एक्टिवेट हो जाएगा, नागालैंड, मणिपुर और दोस्तों चिकन नेक का फैक्टर भी एक्टिवेट हो जाएगा। वो भी इससे पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए भारत 2.5 जो जगह है उस पर वार नहीं लड़ सकता, यही हकीकत है और उन्होंने बता भी दिया है। नहीं भारत के पास इतनी फौज है, नहीं इतने हथियार है, नहीं इतनी इंटेलिजेंस और नहीं इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेपन इनके पास मौजूद है। और दोस्तों ये खुद अपनी फौज को और भी कम कर रहे हैं। इन्होंने अग्निवीर स्कीम लगाई है जिसके तहत 4 साल के अंदर फौजी रिटायर हो जाएगा। 4 साल के अंदर तो आजकल आपको पता है कि फौजी की सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग मुकम्मल होती है। यहाँ पर भारत को देखिए कि 4 साल में फौजी रिटायर और अपने घर पहुंच जाएगा, नया फौजी उसकी जगह लेने के लिए आ जाएगा। इसलिए भारत के पास जो फौज होगी, अनट्रेन फौज होगी। सामने है पाकिस्तान और चाइना जिनकी फौजें 60 साल से भी ज्यादा की उम्र में जाकर रिटायर होते हैं। और पाकिस्तान में तो दोस्तों एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन लेकर 60 साल से भी ऊपर फौजी जर्नल चले जाते हैं, यानी यहाँ पर तो रिटायरमेंट का सवाल ही नहीं होता। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 4 साल में फौजी रिटायर, फौजी बाहर, और इस तरह भारतीय फौज अपने आप को खुद ही तबाह कर रही है।